स्टॉक मार्केट पैसों का वो समुंदर है जहां या तो डूबोगे या फिर उड़ोगे। ये शब्द थे स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले हर्षद मेहता के। और ये बात सच भी है क्योंकि इसी स्टॉक मार्केट की मदद लेकर हर्षद मेहता पूरे भारत का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन गया था। इवन हर्षद मेहता ने अंबानी और टाटा ग्रुप्स को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया था। पर क्या सच में स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है? और अगर है भी तो क्या स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना भी उतना ही आसान है? और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये मार्केट काम कैसे करता है? आज की वीडियो में आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और साथ ही आपने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में अक्सर न्यूज में पढ़ा या देखा होगा कि आज सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया, आज निफ्टी इतना नीचे हो गया। तो असल में इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, आज की वीडियो में आप वो सब भी जानने वाले हो। साथ ही इस छोटी सी वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में हर वो चीज पता चलेगी जिसे मैंने करीब 50 घंटों से ज्यादा रिसर्च करने के बाद समझा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बात है आज से करीब 400 साल पहले की। उस समय एक डच ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी हुआ करती थी। ये कंपनी बेसिकली कई सारे पानी के जहाजों को उस समय पर ओन करती थी। और क्योंकि उस समय तक दुनिया का मैप डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये कंपनी बेसिकली इन जहाजों को इस दुनिया की खोज के लिए हजारों लाखों किलोमीटर तक अपने जहाजों को भेज कर ट्रेड किया करती थी। पर ऑब्वियसली इतने बड़े सफर को तय करने के लिए बहुत सारे रुपए चाहिए, और इतने सारे रुपए उस समय एक अकेली कंपनी के पास नहीं हुआ करते थे। तो इस कंपनी ने लोगों को एक ऑफर दिया और कहा कि आप हमारे जहाजों में कुछ पैसे इन्वेस्ट करो और उसके बदले हम जो भी दूसरे जगहों से ट्रेड करके लाएंगे उसके प्रॉफिट में से कुछ 1% आपको भी देंगे। और इसी प्रोसेस को आज के स्टॉक मार्केट में आईपीओ कहा जाता है। इसके बिना कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं कर सकती है, और इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्ड तरीके से समझने वाले हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। तो हुआ क्या कि कुछ समय तक तो सब ठीक चला। लोग जहाजों पर पैसा लगाते थे और उसके बदले उन्हें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिल जाया करता था। पर धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि इन सब चीजों में रिस्क बहुत है, क्योंकि जितने भी जहाज जाते थे उनमें से सिर्फ कुछ ही जहाज वापस आ पाया करते थे, क्योंकि बाकी जहाज या तो रास्ते में डूब जाया करते थे या तो लूट लिए जाते थे। तो इसी सब का सोल्यूशन निकालने के लिए लोगों ने एक जहाज की बजाय कई सारे जहाजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि एटलीस्ट उनमें से जो कुछ जहाज वापस आएंगे उनमें से लोग अपना प्रॉफिट बना पाए। और देखते ही देखते ये सिस्टम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि इस सिस्टम में कंपनीज को जो पैसे की जरूरत हुआ करती थी वो आम लोग पूरी कर दिया करते थे, और बदले में लोगों को भी उन जहाजों के प्रॉफिट का कुछ शेयर मिल जाया करता था, जिससे दोनों लोगों का ही प्रॉफिट हो जाया करता था। दोस्तों, इसी सब के चलते उस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया था, और हिस्ट्री के साथ इवॉल्व होते होते ये सिस्टम स्टॉक मार्केट में बदल गया, जिसके ऊपर लगभग आज हर देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है, और हर बड़े देश के पास अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए, ये तो थी स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री, पर अब बात करते हैं आज के स्टॉक मार्केट की। दोस्तों, किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की जरूरत पड़ती ही है। तो चलिए पहले आईपीओ को समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि नितिन नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक गांव में रहता है। उसको शरबत बनाना बहुत अच्छे से आता है, और उसके जैसा शरबत पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। तो हुआ क्या कि नितिन ने सोचा कि वैसे भी मैं पूरे दिन खाली बैठा रहता हूँ, क्यों ना गर्मियों में शरबत बेचा जाए। जिसके बाद नितिन ने गर्मियों में एक शरबत की छोटी सी दुकान को शुरू किया। अब नितिन शरबत बनाने में तो पहले से ही माहिर था, और उसका बनाया हुआ शरबत लोगों को इतना पसंद आया कि 2 घंटे के अंदर ही उसकी दुकान का सारा शरबत बिक जाया करता था। जिसके बाद नितिन के भाई ने उसको एक सजेशन दिया और नितिन से कहा कि अब तुम्हें अपनी शॉप को और एक्सपेंड करना चाहिए और आसपास के गांवों में भी अपनी ब्रांचेस खोलनी चाहिए। अब यह आइडिया तो नितिन को बहुत पसंद आया, बट नई ब्रांचेस ओपन करने के लिए नितिन के पास अभी उतने पैसे नहीं थे। तो उसने कुछ पैसे बैंक से लोन ले लिए और कुछ पैसे अपने भाई से उधार ले लिए, और देखते ही देखते आसपास के सभी गांवों में अपनी ब्रांचेस खोल दी। पर नितिन के प्रोडक्ट्स की डिमांड अभी भी नहीं रुक रही थी, क्योंकि नितिन ने जितनी भी ब्रांचेस खोली थी वहां पर भी लोगों को नितिन का शरबत बहुत पसंद आता था। अब नितिन को ये समझ में आ गया था कि वो इस बिजनेस को और भी बड़ा बना सकता है और आसपास के जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर अपनी नई ब्रांचेस को ओपन कर सकता है। बट ये सब करने के लिए नितिन को इस बार थोड़ा बड़ा अमाउंट चाहिए, जो ना तो उसे कोई बैंक देगा और ना ही कोई दोस्त दे पाएगा। तो ऐसे में नितिन की मदद करेंगे एंजल इन्वेस्टर्स। तो अब पहले इन एंजल इन्वेस्टर्स को समझते हैं। तो दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक ठीक ठाक अमाउंट होता है। पर अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स किसी को लोन नहीं देते हैं, और जिनको ये रुपए देते हैं उनसे वापस भी नहीं मांगते हैं, बल्कि ये कंपनी में कुछ % की स्टेक यानी हिस्सेदारी लेते हैं। नितिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे एक एंजल इन्वेस्टर मिल गया जिसने नितिन को 10 लाख रुपए दे दिए, जिसके बदले में उस इन्वेस्टर
ने नितिन की कंपनी में 10% की हिस्सेदारी ले ली। मतलब अगर आने वाले समय में नितिन 50 लाख का प्रॉफिट बनाएगा तो उसका 10% यानी 5 लाख रुपए उस इन्वेस्टर के हो जाएंगे। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। तो दोस्तों एंजल इन्वेस्टर्स के पैसे लेने के बाद नितिन ने अपने ब्रांचेस को शहर में खोल दिया, पर नितिन का बिजनेस आसपास शहरों में भी बहुत अच्छा चलने लगा। पर कुछ दिनों बाद नितिन को ऐसा लगा कि अब नितिन को अपने बिजनेस को उसके स्टेट के कोने कोने तक पहुंचाना चाहिए, जिसके लिए नितिन को एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तो एंजल इन्वेस्टर्स के बस के बाहर की बात है। तो अब ऐसे में नितिन की मदद कर सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। दोस्तों वेंचर कैपिटलिस्ट एक प्रकार की कंपनी होती है जो नितिन के बिजनेस जैसे कई बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और उसके बदले उस बिजनेस में कुछ % शेयर्स यानी हिस्सेदारी लेती है, और इन वेंचर कैपिटलिस्ट के पास काफी पैसा होता है। तो दोस्तों नितिन ने वेंचर कैपिटलिस्ट की भी मदद ले ली और उनसे भी रुपए लेकर बदले में अपनी कंपनी के कुछ शेयर दे दिए और अपनी कंपनी को और भी बड़ा कर दिया। उसकी कंपनी स्टेट लेवल पर अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने लगी, पर अब भी नितिन का बनाया हुआ प्रोडक्ट रुक नहीं रहा था, यानी लोगों में अब भी उसके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड थी। तो ऐसे में नितिन ने अब अपने बिजनेस को नेशनल लेवल यानी पूरे देश में फैलाने का सोचा, पर इसके लिए उसको और भी भारी इन्वेस्टमेंट करने वाले की जरूरत पड़ेगी, जितना अमाउंट वेंचर कैपिटलिस्ट भी मैनेज नहीं कर सकता है। अब ऐसे में नितिन के पास एक ऑप्शन है कि वो मार्केट में अपना IPO लॉन्च करे, यानी डायरेक्ट पब्लिक से कहे कि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिसके बदले में पब्लिक को नितिन की कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, यानी कंपनी का कुछ एक हिस्सा लोगों का हो जाएगा। जिसे टेक्निकली देखा जाए तो लोग उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के पार्टनर या मालिक बन जाएंगे, और अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ एक % उन लोगों को भी मिलेगा जो उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं, और अगर उस कंपनी को लॉस होता है तो कुछ % लोगों को भी सहना पड़ेगा जो उस कंपनी के शेयर को ओन करते हैं। दोस्तों IPO लॉन्च करते वक्त कंपनी अपनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कई सारे शेयर्स को बनाती है, और कंपनी जितने भी शेयर्स बनाती है उन सबकी वैल्यू इक्वल होती है। चलिए अब इसे थोड़ी और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि नितिन की कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ है, तो ऐसे में अगर नितिन चाहे तो 10 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से 1-1 रुपए के 10 करोड़ शेयर्स बना सकता है, और अगर वो चाहे तो 10-10 रुपए के 1 करोड़ शेयर्स भी बना सकता है, ये उसकी चॉइस है। तो अब जरा वापस से नितिन वाली कहानी पर आते हैं। तो अपने शेयर्स की वैल्यू डिसाइड करने के बाद और अपना IPO लॉन्च करने के बाद नितिन अब लोगों को स्टॉक एक्सचेंज में अपने कंपनी के शेयर्स लोगों को ऑफर करता है, और उसके बदले लोगों से उस शेयर्स के बदले कुछ पैसे लेगा, और पैसे लेने के बाद अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और अपनी कंपनी को और भी बड़ा बनाने में बिजी हो जाएगा। और क्योंकि नितिन की कंपनी अब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गई है तो अब कोई भी 10 रुपए देकर नितिन की कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकता है। और दोस्तों ये एक्टिविटी प्राइमरी मार्केट के अंदर आती है, और यहाँ से अब कंपनी का उसके शेयर्स पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी अपने शेयर्स के बदले में लोगों से पैसे ले चुकी है। और इस प्रोसेस के बाद अब सेकेंडरी मार्केट का रोल आता है, पर उसे समझने से पहले दोस्तों अभी मैंने कुछ सेकंड पहले स्टॉक एक्सचेंज शब्द का यूज किया था, तो आखिर ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है उसे पहले समझते हैं। तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज वो बिल्डिंग है जहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है। इंडिया में कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें से BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काफी फेमस हैं। ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में लोकेटेड हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी ऐसी वैसी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट नहीं करा सकती है, उसके लिए भी कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे एक क्राइटेरिया है कि कंपनी के लास्ट 6 मंथ का टर्नओवर करीब 10 लाख रुपए होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो पता चल गया कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं, पर आखिर ये सब होता कैसे है? क्योंकि कंपनी तो अपने शेयर्स को केवल एक बार IPO की मदद से बेचने के बाद पैसे लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाने में लग जाती हैं। फिर ये शेयर्स बार बार खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं, आइए उसे जानते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने 2 मार्केट के बारे में बात की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तो जब तक आप इन मार्केट के बारे में नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि आखिर ये स्टॉक खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को लोगों को ऑफर करती है और उनके बदले मार्केट से रुपए उठाती है। पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि मान लो किसी कंपनी ने IPO के जरिए अपने स्टॉक को लोगों को 10 रुपए में बेच दिया, जैसा कि हमने अभी नितिन वाले केस में देखा था, और उन शेयर्स को कई लोगों ने खरीद लिया। पर अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो IPO के टाइम पर उस कंपनी के स्टॉक्स को नहीं खरीद पाए थे, पर अब वो लोग भी उस कंपनी के स्टॉक्स यानी शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो अब वो लोग हेल्प लेंगे सेकेंडरी मार्केट की। दोस्तों इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको सेकेंडरी मार्केट के साथ साथ शेयर मार्केट काम कैसे करता है ये भी समझ आ जाएगा। तो ये लोग जो शेयर्स लेने में
इंटरेस्टेड हैं वो उनके पास जाएंगे जो ऑलरेडी शेयर्स खरीद चुके हैं और उनसे थोड़ी बार्गेनिंग यानी मोल भाव करने के बाद कंपनी से ना लेकर उन व्यक्तियों से शेयर्स खरीद लेंगे और इस एक्टिविटी वाले मार्केट को सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। आई होप अब आप प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में सब समझ चुके होंगे और ये भी समझ चुके होंगे कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या हैं और ये मार्केट काम कैसे करता है। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर हमें और आपको शेयर्स खरीदने हो तो हम कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों कुछ सालों पहले तक अगर किसी को स्टॉक्स खरीदने या बेचने हुआ करते थे तो वो लोग स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाकर ये सब किया करते थे, पर आज टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें काफी आसान हो गई हैं क्योंकि आज के टाइम पर आपको शेयर्स बेचने और खरीदने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप ये काम किसी भी ऐप से कर सकते हो जो ब्रोकर का काम करती है। दोस्तों ब्रोकर उस टाइम पर भी हुआ करते थे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। मुझे पता है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि उतनी देर से ये ब्रोकर तो बहुत सुन लिया, पर ये ब्रोकर्स आखिर स्टॉक मार्केट में होते क्या हैं। तो दोस्तों देखिए, ब्रोकर्स वो लोग या वो एप्स होते हैं जो स्टॉक्स खरीदने या बेचने वालों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। मतलब अगर आपको नितिन की कंपनी के शेयर्स चाहिए तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो उस शेयर्स को बेचना चाहता है। अब आप ये काम खुद तो कर नहीं सकते, इसीलिए ये काम ब्रोकर्स का होता है और इस काम को करने के लिए ये ब्रोकर्स आपके टोटल खरीदे या बेचे हुए शेयर्स की टोटल वैल्यू पर कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। जैसे कुछ ब्रोकर्स 1% चार्ज करते हैं तो कुछ 0.05%। ये सब डील पर डिपेंड करता है। यानी जो शेयर्स 100 रुपए के हैं उन्हें खरीदने के लिए आपको 101 रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म में आप इस कॉस्ट को बड़े आसानी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सबसे भी जरूरी हैं वो 3 चीजें जो आपके पास होनी ही चाहिए, वरना आप ना तो शेयर्स खरीद सकते हो और ना ही बेच सकते हो। और वो 3 चीजें हैं ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। अब इन अकाउंट्स की क्या जरूरत है, आइए उसे समझते हैं। तो दोस्तों बैंक अकाउंट इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में यूज कर पाओ, और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यही वो अकाउंट है जिससे आप स्टॉक्स का ट्रेड कर सकते हैं, यानी उन्हें खरीद या बेच सकते हैं। एंड फाइनली डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जहां आप अपने खरीदे हुए स्टॉक्स को स्टोर कर सकते हो। इनफैक्ट आजकल तो कई सारी ऐसी बैंक्स हैं जो इन तीनों अकाउंट्स को एक ही अकाउंट में ऑफर करती हैं, यानी 3 in 1 अकाउंट ऑफर करती हैं। अब थोड़ा वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे, तो आइए अब उसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों मैंने इतनी लास्ट में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इन्हें समझने के लिए आपको स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, जो कि अब आप यहाँ तक वीडियो देखकर समझ चुके होंगे। तो दोस्तों सेंसेक्स एंड निफ्टी कंपनीज के शेयर्स के प्राइस का एक एवरेज होता है। जैसे जो सेंसेक्स है उसका मतलब है सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ टॉप 30 कंपनीज इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के प्राइस का एक एवरेज दिखाता है और बताता है कि लास्ट कुछ ईयर्स में स्टॉक मार्केट कितना ऊपर या नीचे गया है। अब आप इसे तब समझ पाओगे कि स्टॉक मार्केट कितना ऊपर या नीचे हुआ है जब आप लास्ट ईयर्स के सेंसेक्स पॉइंट को अभी के सेंसेक्स पॉइंट से कंपेयर करोगे। अब क्योंकि सेंसेक्स सिर्फ टॉप 30 कंपनीज का एनालिसिस बताता है तो ये भी हो सकता है कि सेंसेक्स के पॉइंट्स बढ़े हों और आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हो उसके शेयर्स के प्राइस कम हो गए हों, या इसका उल्टा भी हो सकता है। और अभी मैंने ये जो बात कही अगर आपको नहीं समझ में आई तो डोंट वरी, जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो ये बात आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी। पर अब सवाल ये है कि सेंसेक्स और निफ्टी की इन टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि जिन कंपनीज के टोटल शेयर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है केवल उन्हीं कंपनीज को इस सेंसेक्स या निफ्टी की लिस्ट में ऐड किया जाता है और केवल उन्हीं कंपनी के शेयर्स के एवरेज को निकाला जाता है। ठीक इसी प्रकार निफ्टी का कॉन्सेप्ट भी काम करता है। देखिए निफ्टी शब्द बना है नेशनल प्लस 50 से, यानी निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज का एनालिसिस होता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी एंड सेंसेक्स का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सिर्फ इन सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर पूरे मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन कर चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली इन सब चीजों में रिस्क बहुत होता है। अब एक सवाल आता है, क्या हमें स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, और अगर करने भी चाहिए तो कब और कैसे करने चाहिए। और दोस्तों ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसे इस सवाल का जवाब नहीं पता होता है उसके 99% चांसेस होते हैं कि वो कभी स्टॉक मार्केट में पैसे कमा ही नहीं सकता है। तो दोस्तों अगर अभी आप एक स्टूडेंट हो या आपके पास अभी काफी छोटा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको स्टॉक मार्केट में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये कि जैसा कि मैंने बताया कि इन सब चीजों में रिस्क काफी है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या आपके पास कम पैसे हैं तो हो सकता है कि आप अभी इससे होने वाले लॉस को हैंडल ना कर पाओ। और दूसरी बात, मान लो अगर आपको इन सब चीजों में प्रॉफिट हो भी गया तो क्योंकि आपने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो आपको प्रॉफिट भी ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि आप 5-10 हजार में आखिर कितना ही प्रॉफिट बना लोगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जब आपके पास इतनी मनी हो कि अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर
सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा कब इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें। इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि अभी आप क्योंकि एक बिगिनर हो तो आपको एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस्ड लोगों की सलाह लेनी चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। किसी की भी बातों में आकर अपना पैसा मत इन्वेस्ट कीजिएगा। और वैसे भी आजकल आपको ऑनलाइन काफी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मैंने स्टॉक मार्केट में इतने करोड़ रुपए कमाए हैं और आप भी मेरे बताए हुए शेयर्स खरीद लीजिए, आपको भी बहुत प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों प्लीज ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइएगा। ये लोग बस आपका यूज करके आपसे पैसे लेने की नई नई तरकीबें सोचते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैंने इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट की हर छोटी से छोटी बेसिक नॉलेज को भी बताया है, जिससे आप में से अगर कोई शेयर मार्केट के बारे में कुछ ना जानता हो तो वो भी शेयर मार्केट को समझने लग जाए। बाकी हम मिलेंगे आपसे किसी नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।